नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आप सभी लोग का आपके अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज बोर्ड पे आप देख रहे हो कि बीपीएससी मेंस से रिलेटेड चीज़ों को हम लेकर के आए हैं और लगभग बहुत लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो अब से जो हमारा मॉड्यूल होगा वो बीपीएससी मेंस से रिलेटेड जो प्रैक्टिस है उसको कराने के बारे में हमने विचार किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के क्रम में आज पहले हम बीपीएससी मेंस के स्ट्रक्चरिंग को समझेंगे कि बीपीएससी मेंस किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है और इसके अकॉर्डिंगली क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। तो एक एक करके दोस्तों देखते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए कि बीपीएससी मेंस जो अभी 66 जिसका प्रीलिम्स हो चुका है दिसंबर लास्ट में और बाद में इसका री एग्जामिनेशन भी हुआ फेब में, उसी के तहत जो इसका मेंस जो है प्रस्तावित है आने वाले अप्रैल मई के महीने में, तो उसी के तत्वाधान जो है इसका क्या पहले सिलेबस है, पहले इसको समझते हैं। तो इसका सिलेबस दोस्तों जो डिवाइडेड है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली चीज तो समझ लीजिए कि जीएस के दो पेपर होते हैं, वो लगभग 300 मार्क्स के होते हैं, जिससे कि लगभग 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक सेक्शन में और इसका टाइम ड्यूरेशन जो है डिसाइडेड होता है जो कमीशन के द्वारा, वो है 3 आवर्स का समय। ठीक है दोस्तों, तो पेपर नंबर 1 में अगर आप अब देखें तो यहाँ पे क्या इंडियन कल्चर लिखा हुआ है और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी यहाँ से आपका जो पेपर शुरू होगा ये पूरा का पूरा पेपर GS1 का ये 3 मॉड्यूल्स में बटे होंगे। पहला मॉड्यूल क्या होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए से लगभग 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सेक्शन बी से लगभग 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सेक्शन सी से लगभग 2 क्वेश्चंस, यानी टोटल आप कैलकुलेट करोगे तो 3 3 और 2 यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 8 क्वेश्चंस के आसपास आपको करने होंगे। जबकि एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो लगभग 12 से 13 क्वेश्चंस हो सकते हैं, हो सकता है 15 क्वेश्चंस भी आपको आए हैं। ठीक, यानी आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो याद रखिए दोस्तों, पहले इसके सिलेबस को समझते हैं। इंडियन कल्चर, जिसमें बात की जाएगी कि जो है इंडिया का क्या कल्चरल एस्पेक्ट रहा है और उसी के संबंध में बिहार का क्या कल्चरल एस्पेक्ट रहा है, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या वहाँ पे चीजें मिली हैं, ठीक, और उसका रिलेवेंस आज के सोसाइटी में क्या है, इन सब चीजों के बारे में कोर रूप से इसको स्टडी करनी है। दूसरी चीज की मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पहली चीज तो याद रखिए कि ये लगभग 5 पार्ट में बटे हुए हैं, 5 से 6 पार्ट में। पहला ट्राइबल मूवमेंट किस तरीके से हुए, ठीक है, ये पूरा इंडियन सिनेरियो के रूप में भी और बिहार के भी रेफरेंस में इसको देखना है। दूसरा चीज 1857 की जो क्रांति हुई, फिर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट हुआ, फिर एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट आया, इन सब चीजों के बारे में आपको कोर रूप से पढ़ना। और साथ ही साथ एक थिंकर की बात करें जिसमें नेहरू के बारे में है, ठीक है, गांधी जी के बारे में है और भी टैगोर के बारे में है और भी एक आध जो थिंकर है, इनको आप समय समय पे क्वेश्चंस पेपर में जो आए हुए होंगे तो उनको आप देख सकते हो। तीसरी चीज क्या है कि याद रखिए दोस्तों कि करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल, यानी एक साल के अंदर में नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर और बिहार का जो करंट अफेयर है, ये तीनों का समग्र रूप से जो है बना करके क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और याद रखिए कि जो घटनाएं बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जैसे कि 65 का बीपीएससी अभी पिछले साल जो हुआ उसका मेंस, उसमें ऑस्ट्रेलिया के वनों में जो आग लगी थी, या आप जो है अमेजन के वनों में आग लगी थी, साथ ही साथ कोविड-19 का क्या सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा, ठीक, इसके साथ साथ HDI पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। यानी जो भी करंट में जो सिनेरियो चल रही है उस पर आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। रही चीज कि इस साल के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, कोविड-19 अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, तो इसका सबसे बड़ा चीज कि समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। दूसरी चीजें खास चीजें हैं कि इसके साथ साथ जो शिक्षा पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, बच्चों की शिक्षा से लेकर के और रिसर्च लेवल तक की चीजें, सरकार ने क्या उपाय किए और इसने किस तरीके से एक सामाजिक परिवेश को किस तरीके से बदलाव प्रदर्शित किया, यानी इन सभी चीजों का, या और साथ ही साथ WHO का क्या योगदान रहा नहीं रहा, ये सभी चीजें मुख्य रूप से आपको करंट अफेयर्स में। और साथ ही साथ किसान आंदोलन आप देख रहे हो कि लगभग 2-3 महीने पहले की जो घटना है, किसान आंदोलन का क्या इम्पैक्ट रहा, तो इस तरीके से आप समग्र रूप से मोटे मोटे जो इशूज हैं उन पे आप नजर डालोगे तो आपके करंट अफेयर वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे। याद रखिएगा ये 3 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं और लिखने भी हैं, आपको लगभग
2.5 से 3 पेज में, 4 पेज में आपको लिखने होते हैं। इसके साथ साथ आपका स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट्स है दोस्तों, याद रखिएगा कि ये लगभग 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये आपका एकदम फिक्स नंबर होता है। क्यों? क्योंकि लगभग हर सेक्शन से एक एक क्वेश्चन जो होते हैं 38 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन करने हैं तो टोटल आपके 72 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और इसमें नॉर्मल आपकी बेसिक अरिथमेटिक हो गई, आपका बेसिक स्टैटिस्टिक्स हो गया, सेंट्रल टेंडेंसीज हो गई, मीन मीडियन मोड हो गया। ये सभी चीजें अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आप याद रखिए दोस्तों, ये स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ठीक, और यहाँ पे आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलते हैं, स्टेप वाइज नंबर भी मिलते हैं। ठीक, दूसरी चीज बात आती है कि जीएस पेपर 2 का। जीएस पेपर 2 का जो सिलेबस है ये भी 300 मार्क्स के हैं और यहाँ पे भी लगभग 8 क्वेश्चंस के आसपास आपको करने होंगे 3 घंटे के अंदर। और ये पेपर लगभग 4 पार्ट में बटा होता है। कौन कौन सा? सेम स्ट्रक्चर जैसे ऊपर आपने देखा वही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है। इंडिया और बिहार की पॉलिटी के बारे में पढ़ना है, किस तरीके से वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, किस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कभी कभी बीच बीच में रही है, राष्ट्रपति शासन कैसे लागू हुआ, क्या वहाँ पे पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं, पंचायती राज सिस्टम क्या है, इन सभी चीजों के बारे में आपको देखना होगा। इससे लगभग 3 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाएंगे, यानी कोर पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे इकोनॉमी और ज्योग्राफी से लगभग 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंडियन सिनेरियो में भी और बिहार के सिनेरियो में। तीसरी चीज आती है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन जो होंगे इंडिया और बिहार के रेफरेंस में पूछे जाएंगे कि किस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो है सोसाइटी को इम्पैक्ट किया है। ठीक है, और साथ साथ इसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है। तो इन सब चीजों के बारे में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन टोटल आपके क्वेश्चन ये हो जाएंगे 300 मार्क्स के यहाँ पे और 300 मार्क्स के यहाँ पे, 600 मार्क्स के आपके केवल जीएस के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है बात ऑप्शनल की। ऑप्शनल का याद रखिएगा कि जो भी आपका वैकल्पिक विषय है जो आपने चुना होगा उसके रेफरेंस में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक, ये भी लगभग 300 मार्क्स के होंगे और इसमें लगभग 6 क्वेश्चन करने होते हैं और ये लगभग 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और चीज है, हिंदी और एसए का भी प्रोविजन इसमें किया गया है बीपीएससी के द्वारा, जो कि 100 मार्क्स का पेपर होता है और एक कंपलसरी पेपर होता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें पास होना अनिवार्य है, बिना इसके पास हुए आपके आगे कॉपियां जो होंगी जीएस की और ऑप्शनल की चेक नहीं होंगी, यानी इसको भी हल्के में आपको लेके नहीं चलना है। तो ओवरऑल मैंने स्ट्रक्चरिंग पूरी समझा दी और इसके साथ साथ लास्ट में जो होगा, अगर आप एग्जाम पास कर जाएंगे बीपीएससी मेंस का तो उसके बाद से आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा जिसके लिए अलग नंबर असाइंड है और बोर्ड के द्वारा जो भी लोग पास होंगे उसको कॉल किए जाएंगे और अपना पर्सनालिटी टेस्ट देंगे। अब इसी के संबंध में आप देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर से रिलेटेड चीजों को आज हम पढ़ेंगे। किसके रेफरेंस में? बिहार के रेफरेंस में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक, अब बिहार के रेफरेंस में अगर आप देखेंगे इंडियन कल्चर की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से जो है 4 पार्ट को पढ़ना है। एक और चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, याद रखिएगा कि पूरा का पूरा जो एक क्वेश्चन पेपर है, अगर आपने चाहे ऑप्शनल का पेपर हो चाहे आपका जीएस का पेपर हो, अगर आपने 10 साल के क्वेश्चन पेपर को बखूबी उसकी राइटिंग प्रैक्टिस की है, लिखा है, ठीक है, बराबर उसको इवेल्युएट किया है, नए नए छोटे बड़े जो भी पॉइंट्स हैं, थिंकर्स के कोट्स हैं, सब आपने अगर सही तरीके से दर्शाया है तो इसके मार्क्स बहुत आसानी से मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। और रही बात यह कि रिपीटेड क्वेश्चन इतने ज्यादा रहते हैं कि आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि इस बार ये आया हुआ है तो अगली बार क्या आएगा। ठीक, जैसे कि अगर इंडियन कल्चर की बात करें बिहार के रेफरेंस में तो याद रखिएगा कि इसमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं? पहला है पटना कलम। ठीक है, पटना कलम को ही जो है इंडो ब्रिटिश पेंटिंग भी बोला जाता है। साथ ही साथ मौर्यन आर्ट और आर्किटेक्चर। मौर्यन आर्ट के बारे में क्या बात की है, क्योंकि मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था बिहार राज्य के अंतर्गत और इसी के तहत क्या था कि पूरा का पूरा मौर्यन किंगडम था। तो उसका आर्ट किस तरीके से था, उसके कल्चर किस तरीके से था, आर्किटेक्चर किस तरीके से था, पेंटिंग किस तरीके की थी, ये सभी चीजें जो होंगी आपको समग्र रूप से इसी में पढ़नी होंगी। तीसरी चीज पाल आर्ट। पाल आर्ट के बारे में, पाल वंश के बारे में अगर हम बात करें तो पूरा बंगाल जो है एक बहुत बड़ा प्रोविंस हुआ करता था, तो उसके संबंध में ये पूरी चीजें पढ़ना होगा। और इसका पाल आर्ट का किस तरीके से बुद्धिज्म से रिलेशन है, चाहे वो मौर्यन आर्ट की बात करो या पाल आर्ट का, तो बुद्धिज्म से भी इसका रिलेशन है। इन सभी चीजों को भी आपको देखना होगा। उसके साथ साथ इसमें नेक्स्ट है मधुबनी आर्ट। मधुबनी आर्ट ये भी क्वेश्चंस अभी तक तो बीपीएससी द्वारा पूछे नहीं गए हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में इससे क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो याद रखिए दोस्तों, इसमें अगर आप पिछला पेपर देखोगे तो उसमें आपका पाला आर्ट में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो हो सकता है कि इस बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पटना कलाम हो सकता है या मौर्यन आर्ट हो सकता है। ठीक है,
संभवतः 80% चांसेस हैं पटना कलाम पे क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक, तो उसी के संबंध में आज का जो हमारा टॉपिक है यह है पटना कलाम के बारे में आपको स्टडी करनी है। ठीक, तो पटना कलाम समझे दोस्तों कि ये है इंडो ब्रिटिश पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। पटना कलाम के बारे में समझिए। पटना क्या है? पटना जो है बिहार राज्य की राजधानी है और ये बहुत प्रसिद्धि का एक केंद्र रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से मुगल काल से भी पहले की अगर हम बात करें कि मौर्यन किंगडम और उसके पहले की भी बात करें तो ये बहुत समृद्धशाली प्रदेश रहा है। तो इसके संबंध में यहाँ पे कौन कौन सी कलाएं विकसित हुई, कौन कौन से पेंटिंग विकसित हुए, कल्चरल एस्पेक्ट्स क्या एक एक करके इसको देखेंगे। तो पटना कलम मतलब यहाँ पे कुछ चित्रकारी से रिलेटेड चीजों के बारे में बताई जाएगी। इसी को इंडो ब्रिटिश पेंटिंग भी कहा जाता है। याद रखिएगा 18वीं सदी मुगल वंश के अंत के बाद से 18वीं सदी से 20वीं सदी के बीच में इस पटना कलम का क्या हुआ? उद्भव हुआ। अब बात आती है कि एक कला और संस्कृति का उद्भव क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसको समझते हैं। पहली चीज तो याद रखिए दोस्तों कि सबसे ज्यादा जो आर्ट एंड कल्चर की बात करें यानी पेंटिंग की बात करें, ठीक है, कला के प्रश्रय की बात करें तो मुगल काल में सबसे ज्यादा प्रश्रय दिया गया और यही मुगल काल की जो सिंथेसिस थी, मुगल की सिंथेसिस थी, वो पटना कलम का के रूप में परिवर्तित हुई। यानी सिंपली आप समझें कि मुगल काल में कला और संस्कृति को बहुत प्रश्रय दिया गया और इसमें जहांगीर जो एक मुगल शासक थे उन्होंने क्या किया कि कला को बहुत ज्यादा प्रश्रय दिया। लेकिन ये धीरे धीरे क्या हुआ कि बाद के जो शासक आए जैसे कि औरंगजेब के बाद से क्या हुआ, ये चीजें धूमिल होती गई और जो चित्रकार हुआ करते थे उस समय के कि जो कि अपने चित्रकारी के माध्यम से उस समय की तत्कालीन परिस्थिति की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताते थे अपने चित्रों के माध्यम से, उनका क्या हुआ कि धीरे धीरे विघटन होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि राज्य संरक्षण देना बंद कर दिया। ठीक, और राज्य संरक्षण देना बंद कर दिया तो वो क्या हुआ कि उनका एक तरीके से मूवमेंट शुरू हुआ कहाँ पे? अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग जगहों पे। कुछ लोग नॉर्थ के तरफ चले गए, कुछ लोग साउथ के तरफ चले गए, यानी जिसको जहां जहां जो जैसे प्रश्रय मिला, क्योंकि जो कलाकार थे उनके रोजमर्रा का जो जिंदगी थी उसको भी बताना था और अपने परिवार का भरण पोषण भी करना था। ठीक, तो इसके लिए क्या था कि यानी मुगल वंश के अंत के बाद से ये जो है पटना कलम आया। ठीक है, अब याद रखिए कि मुगल पेंटिंग जो था इसकी बात करें तो मुगल पेंटिंग किसकी सिंथेसिस थी? वो पर्शियन और इंडियन पेंटिंग की, पर्शियन और इंडियन जो पेंटिंग थी उसी का सिंथेसिस था। यानी एक तरीके से कहें कि पर्शियन कला शैली और इंडियन का मिक्सचर था। लेकिन पटना कलम जो आया इसमें ये क्वेश्चन आपसे बीपीएससी प्री में ही पूछा जाता है कि किसका सिंथेसिस है, तो मुगल आर्ट, लोकल आर्ट का मतलब क्या है कि जो उस समय तत्कालीन समाज में यानी इस बिहार स्टेट में जो आर्ट थे इन सब के साथ मिलकर के वहाँ की सामाजिक स्थिति के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में जो है, ठीक, राजनीतिक स्थिति के बारे में जो बताता था, तो वो हो गया लोकल आर्ट से रिलेटेड। और ब्रिटिश में जो विक्टोरियन शैली वगैरह जो भी थी इन सभी को मिला करके जो है पटना कलम शैली का यूज किया गया। अब एक और बात समझते हैं दोस्तों, चित्रकार जो थे पलायन हुए। कुछ चित्रकार जो थे नॉर्थ की तरफ में पलायन हो गए, कुछ चित्रकार जो थे गंगेटिक प्लेन की तरफ आ गए। नॉर्थ वाले जो थे वो कुछ हिमाचल के साइड में चले गए, कुछ कश्मीर के साइड में चले गए, कुछ राजस्थान के साइड में चले गए। ठीक, तो इस तरीके से आपने अलग अलग शैली सुना होगा कि कोटा शैली, बोधी शैली, ठीक है, कांगड़ा शैली। ठीक, तो अलग अलग शैलियां, किशनगढ़ शैली, ऐसे ऐसे तमाम तरीके के। कुछ नॉर्थ ईस्ट में भी चले गए और कुछ जो है गंगेटिक प्लेन में आ गए जैसे कि आपका यूपी, बिहार। ठीक, और उसमें से कुछ जो मुख्य रूप से जो कलाकार थे, जो चित्रकार थे, वो कहाँ चले गए? वो बंगाल के पार्ट में चले गए। तो बंगाल में उस समय मुर्शिदाबाद में जो कुछ चित्रकार चले गए और वहीं पे क्या था, एक नवाब था जो कि जिसका नाम था मीर जाफर ने क्या किया कि कला का बहुत प्रेमी आदमी था। तो कला का जो प्रेमी था तो उसने चित्रकला को बहुत ज्यादा प्रश्रय दिया और संरक्षण दिया, जिसके माध्यम से क्या हुआ कि वहां पे चित्रकारों ने बहुत अच्छे से वहाँ के तत्कालीन समाज के बारे में सजीवता के साथ वर्णन किया, वहाँ के सामाजिक व्यवस्था के बारे में चीजों को समझाया, बताया। ठीक है, और चित्रों के माध्यम से बेहतर रूप से चित्रांकन किया। लेकिन मीर जाफर के बाद उसका जो वंशज आते हैं तो उनका क्या हुआ, उन्होंने इतना ज्यादा प्रश्रय नहीं दिया और इसके बाद से क्या हुआ कि इस धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया वहां पे। और क्या हुआ कि वहां के चित्रकार क्या हुआ कि तेजी से
किधर की तरफ मूवमेंट करना शुरू किए, बिहार के जस्ट बगल में, सॉरी बंगाल के जस्ट बगल में क्या था, बिहार था, वहां पे इनका मूवमेंट हुआ और ये पटना में आकर के बस गए। याद रखिए कि मुर्शिदाबाद जो जगह है ये बंगाल में है, और वहां पे एक सबसे मीर जाफर के काल में महत्वपूर्ण चित्रकार था जिसका नाम था मनोहर। मनोहर जो चित्रकार था उसने क्या किया, अपनी बहुत सी कलाएं कलात्मक रूप से प्रदर्शित किया, ठीक, जिसकी कुछ चीजें आज भी आपको संग्रहालय वगैरह में देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ साथ याद रखिए कि चित्रकार जो थे वो किधर पलायन किए, पटना में। और पटना याद रखिए उस समय बहुत संपन्न स्टेट था। अब जो है उस समय सोरा का उत्पादन होता था, एक तरीके से गंगेटिक प्लेन में था तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता था, ठीक है, अफीम की खेती होती थी और तमाम तरीके से परिपूर्ण था, जिसके कारण से क्या था, तब तक ब्रिटिश हुकूमत भी आ चुकी थी 18वीं से 20वीं सदी के बीच में, और यहाँ पे व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका था, क्योंकि पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, अंग्रेज हो गए, ये सभी लोग आकर के यहाँ पे अपना व्यापार करते थे। और वहाँ पे ये जो चित्रकार थे पलायन होकर के जब पटना में अपने चित्रकला को उन्होंने बनाया, ठीक, और चित्रकला को प्रदर्शित किया, तो उसके माध्यम से क्या हुआ कि वहां पे भी इनको संरक्षण मिलना शुरू हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ एक तरीके से आप देखोगे कि ये मिक्सअप हुआ एक पटना कलम शैली के रूप में। और कैसे मिक्सअप हुआ, क्योंकि तब तक ब्रिटिश आ चुके थे, तो आप देखोगे कि यहाँ ब्रिटिश शैली हो गया, लोकल आर्ट पहले से मौजूद था, कुछ छोटी मोटी चीजें जैसे मछली बेचती हुई महिला हो गई, या खेती करता हुआ आदमी हो गया, ठीक है, कृषक हो गया, ठीक, और भी तमाम आप सामाजिक लेवल पे जो ग्रामीण अंचल में आप देखते हो उस सभी तरीके के चित्र आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ मुगल आर्ट का, यानी तीनों का क्लब करके क्या हो गया, पटना कलाम हो गया। याद रखिए कि जो चित्रकार जो थे ये पटना, दानापुर, आरा, इन सभी जगहों पे अपने अलग अलग तरीके से जैसे जैसे प्रश्रय मिलता गया, उस तरीके से क्या हुआ कि सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप अब समाज की दशा को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करने लगे। साथ ही साथ आप देखोगे कि बेतिया हो गया, आपका पूर्णिया हो गया, पटना हो गया प्रॉपरली, आपका मुजफ्फरपुर हो गया, इन सभी जगहों के जो शासक थे, शासक वर्ग थे, साथ में जमींदार वर्ग थे, यानी जितने भी इलीट क्लास के लोग थे, अंग्रेजों को भी बात कर लेते हैं उसमें, तो उस सभी लोगों ने क्या किया कि कला को प्रश्रय देना शुरू किया। और प्रश्रय देने की वजह से क्या हुआ कि ये वहाँ की तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था को इन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से बताया। अंग्रेजों के का भी इसमें काफी जिक्र किया, और जैसा जैसा मतलब ये लोग काम भी करने लगे उनके लिए, ये जिस तरीके से इनको प्रश्रय मिलता गया। इसके साथ साथ इनके जो खास बात थी इनके चित्रकला में, आम जनजीवन पे आधारित चित्र थे, यानी सामाजिक जीवन से परिपूर्ण था। याद रखिए कि विश्व का एक पहला ऐसा वो था चित्रकला कि जिसके तहत क्या था कि लोकल लेवल की चीजों को इन्फ्लुएंस की गई, और उसके साथ उसमें सिंथेसिस किया गया कई आर्ट्स का, और तब जाकर के आम जनजीवन पर आधारित चीजें, यानी एकदम बिल्कुल जनजीवन जो सामान्य रूप से, कि मछली बेचती हुई जो महिला है, ठीक है, जो पानी भरता हुआ जो बेचती है, ठीक, और भी कई आपको चीजें देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ क्या था, राजा, नवाब, अंग्रेज, जनसाधारण लोगों के अनुरूप ही क्या करते थे, चित्रकार लोग चित्रकारी करते थे उनकी जो है डिमांड के हिसाब से। इसके साथ साथ उस समय के जो फेमस पेंटर थे उसमें क्या क्या नाम था, याद रखिए कि सेवक राम थे, हुलास लाल थे, जयराम दास थे, फकीर चंद थे, और निसार मेंढी थे, और साथ ही साथ और भी चित्रकार थे, सबका नाम तो लिख नहीं सकते हैं दोस्तों। याद रखिए कि निसार मेंढी के बारे में कहा जाता है कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप चित्र बहुत अच्छा बनाते थे, और पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक। दूसरी चीज क्या थी कि हुलास लाल जो थे नेचुरलिस्टिक फिगर बनाते थे, यानी मतलब एकदम ऐसा फिगर बनाते थे कि पक्षियों का कि सजीव दिखने लगे, मतलब उसमें एक तरीके से ऑर्गेनिक रूप से वो दिखना शुरू हो जाए, तो इस तरीके का वो पिक्चर बनाते थे। इसी के क्रम में एक सबसे जो लास्ट कड़ी के जो ये पेंटर थे, मतलब 20वीं शताब्दी तक, वो थे ईश्वरी प्रसाद वर्मा, और इन्होंने पूरा का पूरा जो है पटना कलाम को बहुत अच्छे लेवल तक बनाया, समझाया, और समाज में एक नई दशा और दिशा को प्रदर्शित किया। इसी के क्रम में अब इसका जो नेक्स्ट इसके पार्ट पे जो चलते हैं, ये हम बताएंगे कि इस कला की मुख्य विशेषताएं क्या थी, पटना कलम की मुख्य विशेषताएं क्या थी, और ये उस समय के अनुसार कैसे ये जो कला थी ये जो है धूमिल हो गई समय के साथ साथ, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे वो मुकाम नहीं मिल पाया जो कि मिलना चाहिए था, ठीक। तो इसको एक एक करके देखते हैं दोस्तों। तो अगला पार्ट होगा इसके फीचर्स के बारे में, ओके।
हाँ तो दोस्तों, अब इसी के क्रम में आप देखेंगे कि पटना कलम की क्या विशेषताएं रही। दोस्तों, पटना कलम की जो विशेषताएं थी, पहली चीज तो याद रखिएगा, लघु चित्र के रूप में ये था। मतलब इसके बड़े बड़े चित्र नहीं बनते थे, मिनिएचर टाइप का। मिनिएचर का मतलब छोटे छोटे चित्र बनते थे, जो कि मुगल काल का ही देन है। ठीक, तो याद रखिए कि इसमें प्राथमिक, एक तरीके से प्राथमिक चित्रकला था जो कि बहुत ही साधारण हुआ करता था। यानी पहले ही बता चुका हूं कि तत्कालीन परिस्थितियों को देख करके ये चीजें बनाई जाती थी कि समाज में किस तरीके के लोग हैं, ठीक है, उनका क्या योगदान है। यानी तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था को, चाहे वो सामाजिक हो सकती थी, राजनीतिक हो सकती थी, ठीक, आर्थिक हो सकती थी, यानी सभी पृष्ठभूमि को ध्यान में रख करके ये चित्रकलाएं बनाई जाती थी। याद रखिए, पटना कलम पे मुगल एवं पहाड़ी चित्रकला का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है, यानी मुगल कला का भी सिंथेसिस था और पहाड़ी चित्रकला का भी जो है प्रभाव था। क्यों? क्योंकि जो मुगल काल का जब अंत हुआ तो उसके बाद से जो कलाकार जो थे अलग अलग दिशाओं में चले गए थे, तो जहां जहां इनको संरक्षण मिलता गया वो वहां पे ये आते गए। तो कुछ जो कलाकार थे पहाड़ी जो चित्रकला की थी, यानी आप हिमाचल प्रदेश का या उत्तराखंड वाले इलाकों में जो थे, वो धीरे धीरे इधर की तरफ आना शुरू हुए और यहाँ पे भी आकर के अपने कलाओं को लोकल इन्फ्लुएंस के माध्यम से उसको परिवर्तित किया और परिवर्तित करके क्या किया, पटना कलम पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा, प्रभाव छोड़ा। ठीक, इसका एक उदाहरण आप देख सकते हो कि कलकत्ता, जो कि पटना से लगभग नजदीक ही है, यानी बिहार से जस्ट नजदीक में बंगाल था, तो उसको नॉर्मली एक संज्ञा दी जाती है, लंदन ऑफ ईस्ट के नाम से भी बोला जाता था, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट था। इसके साथ साथ आप देखो कि इस पटना कलम में क्या होता था कि लाइट कलर स्केचेस का प्रयोग किया जाता था। लाइट कलर स्केचेस का प्रयोग करने का मतलब कि इसमें मतलब जो हल्के जो रंग थे वो प्रयोग किए जाते थे, और ये जो रंग थे ये ऑर्गेनिक रंग थे, यानी नॉर्मल तरीके से वनस्पतियों के माध्यम से बनाए जाते थे, ठीक है, प्राकृतिक रूप से। और इसमें जो स्ट्रक्चर हुआ करते थे वो लाइफ लाइक रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था, जैसे कि सजीव पक्षियों को ऐसा बनाना, पक्षियां सजीव दिखने लगे, या कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना जिससे कि सजीवता का बोध होना शुरू हो। दूसरी चीज क्या है कि इसमें सबसे खास बात जो आपको लिखनी हो एग्जाम में, नहीं लिखेंगे तो आंसर अधूरा रह जाएगा, वो था कि कोई इसमें लैंडस्केप नहीं था और कोई बैकग्राउंड नहीं था। जैसा कि आप मुगल काल में आप देखोगे, मुगल चित्रकला में देखोगे तो उनकी चित्रकलाओं में एक खास बॉर्डरिंग सिस्टम, नक्काशी की हुई सिस्टम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या है कि मेन आपका जैसे कैनवास है, इस कैनवास पे आपको मिनिएचर बनानी है तो बीच में आप कहीं पे बनाए कोई भी चित्रकला, और इस पर कोई बॉर्डरिंग नहीं की जाएगी। तो एक इसका फीचर था, ये पटना कलम का फीचर था। याद रखिए कि पेंट बाय ब्रश, ब्रश के माध्यम से इसका पेंट किया जाता था, और ब्रश भी नॉर्मली किस तरीके से ऑर्गेनिक रूप से ही बनाए जाते थे, ठीक है। गिलहरी का पूंछ ले लिया, या पूंछ के माध्यम से उसके जो बाल होते हैं, या कबूतर के जो पंख होते हैं, या और भी तरीके के जो पशु पक्षियों के जो पंख हुआ करते थे, उनसे क्या करते थे कि ये ब्रश बनाते थे। और एक और चीज याद रखिए कि इसमें पेंसिल का यूज नहीं किया जाता था, मतलब लाइन भी ड्रॉ करने के लिए इसी ब्रश के माध्यम से की जाती थी। यानी सोच के देखिए कि कितनी उन्नत उस समय की टेक्नोलॉजी थी या तकनीकी थी, ठीक है, जिसमें बहुत तरीके का मेहनत भी था। दूसरी चीज कि ये क्या करते थे, कजली स्याही का यूज करते थे, यानी दीपक को जला करके और उसे स्याही बनाते थे, मतलब उसे जला करके उसके जो कार्बन होता था उसके माध्यम से जो एक कलर जो प्रोड्यूस होता था उसी को क्या बोलते थे, कजली स्याही। तो ये भी यूज किया जाता था। ये सभी बातें आपको अपने आंसर राइटिंग में लिखनी है। दूसरी चीज क्या कि उसके जो स्ट्रक्चर हुआ करते थे, जो ये चित्रकला का, उसमें क्या मुख्य बातें थी, ये बातें भी आपको एग्जाम में दर्शानी है। पहली चीजें क्या थी कि उसमें जो आकृतियां बनाई जाती थी उसमें नुकीले नाक बनाए जाते थे, ठीक। दूसरी चीज बड़ी भौहें बनाई जाती थी, यानी भौहें कुछ इस तरीके की जो होती हैं वो बड़ी बड़ी बनाई जाती थी, ठीक। बड़ी मूछें बनाई जाती थी। शांत मुद्रा, शांत चित्र में बैठा हुआ पुरुष, महिला या कोई कार्यकर्ता हुआ, मतलब वर्कर हो गया, या किसान हो गया, मछली बेचती हुई महिला हो गई, ठीक। सामाजिक रूप से बच्चे खेलते हुए मिल गए, ठीक है। और कई तरह की चीजें, आंखें जो थी उस समय गहरी मतलब बनाई जाती थी कि मतलब शांत चित्त रूप में। तो ये सभी बातें आपको अपने एग्जाम में अपने आंसर में लिखना है। दूसरा चीज क्या था कि फिनिशिंग टच जो था इसका मार्वलस था। मतलब मार्वलस का मतलब क्या था, फिनिशिंग जो इसकी की जाती थी, यानी याद रखिए कि ये ऐसा नहीं था कि आज के समय के अनुसार जो चित्रकलाएं की जाती हैं कि जो पेंटिंग बना दिया और मतलब पहले उसका लाइन डायग्राम वगैरह खींच करके पेंटिंग बना दिया तो पेंटिंग बन गई, नहीं। इसमें क्या होता था कि पूरे एक एक साल, दो दो साल, तीन तीन साल तक वो पेंटिंग बनती रहती थी, यानी प्राकृतिक रंगों का बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किया जाता था, और मौसम के अनुकूल क्या करते थे उसको
जो है उसमें तब्दीलियां करते रहते थे। जैसे प्राकृतिक रंगों के निर्माण के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल की हम बात करें कि उनको अगर जो पीले कलर की या और भी कलर की जरूरत पड़ती थी तो उस तरीके से गाय को क्या करते थे कि हल्दी खिलाते थे। हल्दी खिलाते थे तो उसका जो गोबर होता था उस गोबर को फिर सुखाते थे और सुखा करके फिर उसको बाकायदा पीस करके तब जा करके उससे नेचुरल कलर बनाते थे। ठीक, और भी कई तरीके के कलर जो ऑर्गेनिक कलर जो है तमाम तरीके से वनस्पतियों के माध्यम से बनाए जाते थे। तो यानी सोच के देखिए कितना मेहनत वाला काम था। यानी आप देखो कि उस समय का जो टच हुआ करता था, जो फिनिशिंग की जाती थी फाइनली 1 से 2 साल के अंदर में, वो क्या होता था कि बहुत ज्यादा मतलब काबिल तारीफ था। आप इसकी उदाहरण आप देख सकते हो कि पटना संग्रहालय से लेकर के देश के कोने कोने तक जहां जहां इसका वो है, और साथ ही साथ चूंकि ब्रिटिश का आगमन हो चुका था तो आपको ब्रिटिश गैलरी, आर्ट गैलरीज में भी इसको आपको देखने को मिल जाएंगे, उनके म्यूजियम में देखने को मिल जाएंगी। तो पेंटिंग ऑफ फ्लाइंग बर्ड मतलब उड़ती हुई चिड़िया का बहुत बढ़िया इन्होंने रूपांतरित तरीके से इसकी चित्रकला को प्रदर्शित किया। दूसरा चीज कि कलर जो थे इसमें प्राकृतिक प्रयोग किए जाते थे। वाटर पेंटिंग का बहुत ज्यादा मतलब प्रचलन था। इसके साथ साथ इसमें मुख्य चीज किस पे बनाया जाता था ये चित्रकलाएं, देखिए कि कागज पे, अभ्रक पे, हाथी दांत पे, सिल्क और तांत के कपड़े पे। यानी सिंपल समझे कि कागज जो था मुख्य रूप से वहां पे वनस्पतियों के द्वारा, बांस के द्वारा बनाए जाते थे, और कुछ हद तक कागज जो थे नेपाल से आयात किया जाता था और उसी पे बनाए जाते थे। दूसरी चीज, अभ्रक का यूज किस लिए करते थे? अभ्रक का यूज इसलिए करते थे कि इसमें जो है मुख्य रूप से सही तरीके से स्ट्रक्चर आ सके, उसके लिए अभ्रक का प्रयोग किया जाता था। तो अभ्रक के प्रयोग के लिए भी क्या करते थे कि उसकी सीड्स बनाते थे। सीड्स बना करके उसको बाकायदा पत्थर से उसकी कुटाई करते थे, और कुटाई करके तब जा करके मतलब उस पर बनाते थे, पेंटिंग जो है करते थे। तो यानी कितना टफ काम होगा। हाथी दांत पे भी ये काम होता था। सिल्क और तांत के कपड़े के माध्यम से भी ये होता था। और तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार जिस जिस तरीके का डिमांड होता था, यानी अगर जो क्या बोलते हैं कि उस समय के जो अंग्रेज हुआ करते थे उनके हिसाब से भी बनती थी, तमाम नवाब के हिसाब से भी बनती थी चीजें। यानी जिसका जैसा डिमांड होता था उस तरीके की चित्रकलाएं प्रदर्शित की जाती थी। साथ ही साथ इस पटना कलाम के अंतर्गत आप देखोगे कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ पुरुषों का ही योगदान था, महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान था। महिलाएं अपने घर में नॉर्मल तरीके से चित्रकला को बनाती थी। उसमें मुख्य नाम जो था सोना बीबी का था और दक्षी बीबी का था, नाम आपको देखने को मिलेगा। ये सब नाम आपको दर्शाने से ये जो जितने पॉइंट है इसमें आपके नंबर मार्क्स का जो वेटेज होता है वो बढ़ जाता है दोस्तों। दूसरी चीज क्या था कि पटना कलम की जो प्रतिकृति छपाई भी आ चुकी थी, किसके माध्यम से? अंग्रेजों के माध्यम से, और उसी को इंग्लिश में बोलते थे लिथो पेस्टिंग बोला जाता था। और याद रखिए इसके माध्यम से क्या होता था कि जो ये बनती थी उसकी एक तरीके से प्रिंटिंग यानी फोटोकॉपी, प्रिंट आउट निकाला जाता था। और इसका आपको बेहतर उदाहरण देख सकते हो कि आज भी लंदन में जो म्यूजियम है या इनके जो बुर्ज होते थे, मतलब इनके जो ब्रिटिश के जो महल होते थे या एक तरीके से, तो उन जगहों पे ये जो है लिथोपेस्ट के ही प्रतिरूप आपको देखने को मिलेंगे। यानी पटना कलम के जो चित्र बनाए गए उसके लिथोपेस्टिंग ही देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज की अब बात आती है, कितनी चीजें आप इसके फीचर्स के बारे में समझ लिए। अब बात आती है कि जब इतनी समृद्धशाली ये पटना कलम था, 18वीं से 20वीं शताब्दी तक इसका बहुत ज्यादा योगदान समाज को देखने को मिला, तो आखिर में इसकी समाप्ति के कारण क्या थे? पहली चीज तो याद रखिए दोस्तों कि किसी भी कला का जो है, कला और संस्कृति का समाप्ति तभी होता है कि जब उस पे राज्य प्रश्रय मिलना बंद हो जाए, लोगों का ध्यान देना बंद हो जाए। कुछ तत्कालीन कारण भी हो सकते हैं। ठीक, तो इसके समाप्ति का मुख्य कारण क्या थे, एक एक करके देख लें। इस चीज को भी आपको दर्शाएंगे तो एक आध नंबर और आपके इंक्रीज होंगे कंक्लूजन वाले पॉइंट। पहली चीज की चित्रकला की पुनरावृत्ति होनी शुरू हो गई थी। चित्रकला की यानी ओरिजिनल कलाकार जो हो गए इससे दूर होते चले गए। और क्या होता था कि इसी के जैसा होता था कॉपी देख करके, और वही चित्रकला लोग बना लिया करते थे। तो उससे क्या होता था कि कुछ नया सजीवपन देखने को नहीं मिलता था, नयापन देखने को नहीं मिलता था, जिससे कि इसकी डिमांड थोड़ी कम हो गई। दूसरी चीज क्या कि विदेशी सैलानी आगमन जो था वो कम हो गया। यानी पहले क्या था कि व्यापार के लिए जो है अंग्रेज आते थे, आपके और भी तमाम तरीके के व्यापारी गण आते थे, जो है पुर्तगाली लोग आते थे। ठीक, यानी और तमाम तरीके के जो है सैनिक भी इस जगह पे आते थे। तो इनका आगमन कम हो गया तो ये चित्रकला वो का सही तरीके से जो सेलिंग नहीं हो पाती थी, चित्रों का सही तरीके से सेलिंग नहीं हो पाती थी। मतलब तो इस तरीके से क्या था
कि जो वहाँ के चित्रकार थे एक्चुअल, उनका क्या था कि वो अपना पेशा वो वाली छोड़ करके, यानी पटना कलम बनाने की जो पेशा छोड़ करके कुछ और कार्यों में लग गए, जैसे कि एग्रीकल्चर वाले कार्यों में, जिससे कि वहाँ पे क्या हो गया, डिमांड कम होने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी जो है जो मांग जो है कम होने लगी। दूसरी चीज क्या है कि कैमरा का आविष्कार हो गया। कैमरा का आविष्कार का मतलब क्या है दोस्तों, कि कैमरा का आविष्कार हो जाने की वजह से क्या था कि जो नॉर्मल हाथ से जो पेंटिंग की जाती थी, उस जगह पे क्या था कि कैमरा आ गया। तो कैमरा आने की वजह से क्या होता था कि लोग उसका क्या करते थे कि जो पहले की फोटो है प्रिंट, उसी को खींच लेते थे, और खींच करके क्या होता था लिथोपेस्टिंग के माध्यम से उसी को प्रिंट कर देते थे। तो प्रिंट वाला क्या होता था कि नॉर्मली सस्ता पड़ता था। ठीक है, अब जैसे आप ही को कोई चीज ओरिजिनल बुक दी जाए और एक फोटोकॉपी दी जाए तो फोटोकॉपी सस्ती पड़ेगी, तो उसी तरीके से ये भी था कि जो चित्र थे उन्हीं की प्रिंटिंग की जाती थी। तो लिथोपेस्टिंग के आगमन से क्या होता था कि प्रिंट की खरीदारी, प्रिंटिंग वाली जो चीजें थी उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ गई, और जो ओरिजिनल कला थी, जो ओरिजिनल सजीवता थी, कलात्मकता थी, वो धीरे धीरे क्या हो गया, कम होता गया, जिससे कि इसका संरक्षण मिलना बंद हो गया। और ये जो है कला शैली एक तरीके से क्या होगी कि इसका जो डिमांड थी या इसका जो विशेषता थी वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये मुख्य कारण थे। और दूसरी चीज क्या थी कि अगर इसकी आप दूसरे कलाओं से जैसे तुलना करोगे, जैसे मधुबनी पेंटिंग के बारे में, तो याद रखिएगा कि मधुबनी पेंटिंग को सुदूर देशों तक फैलाया गया। जैसे जापान में भी इसकी आपको प्रतिकृति देखने को मिल जाएगी, आपको लंदन में भी देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से इसका जो जो एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो फेम रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया, जिसके वजह से ये शैली जो है अब किताबों में ही दफन है एक तरीके से। वहां पे भी आपको बिहार में संग्रहालय वगैरह में देखने को मिल जाएगी, लेकिन इसका अब राज्य सरकार जो है कुछ लेवल पे इसका प्रयास कर रही है ताकि जनता इसको समझ सके। ठीक है, और इसकी सजीवता के बारे में, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में लोगों को पता चल सके। तो ओवरऑल दोस्तों, आज के जो टॉपिक में हमने पटना कलम को बताने का प्रयास किया है, ये हमारी एक छोटी सी प्रस्तुति थी, और इसके माध्यम से आपने बहुत चीज़ें सीखी होंगी कि कैसे कौन से पॉइंट्स को आपको अपने आंसर में लिखना है। उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें छूट गई हों तो उसको आप अपडेट करते रहिएगा। जाहिर सी बात है कि अगले वाले जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम उसकी कमी को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।